हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? Actually, the phenomena of radioactivity was discovered accidentally by the French physicist Henri Becquerel in 1896. Henri Becquerel। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ पीसेस थे, वो रैप करके रख दिए ब्लैक पेपर में एक ड्रॉर में। और इसी के साथ ही उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी थी बाय पीस ऑफ सिल्वर, जो उसको उन्होंने रैप किया हुआ था। कुछ देर बाद जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया तो उन्होंने पाया कि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसमें ब्लैक जो थे निशान थे एक तरह के, उन पे ब्लैकनिंग थी ड्यू टू सम इनविजिबल रेडिएशंस। तो उन्होंने देखा कि ये जो रेडिएशंस हैं ये कहाँ से आई होंगी। ये पक्का ही जो यूरेनियम कंपाउंड है जिसको उन्होंने पेपर में रैप करके रखा था उसमें से आई। और उस रेडिएशंस ने पेपर और सिल्वर फॉयल थे जो दोनों को उनको क्या किया, उन्होंने उन रेडिएशंस ने पेनिट्रेट किया, यानी कि वो उसमें से पास हो गई वो जो रेडिएशंस थी। तो दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड बैकवेल रेज। बैकवेल रेज का नाम दिया गया इन रेडिएशंस को। इसके बाद उन्होंने ऐसे सब्सटेंसेस जो इस तरह की रेडिएशंस जो एमिट करते हैं उनको नाम दिया गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद 1896 में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो पियरी एंड मारी क्यूरी थे उन्होंने भी इन रेडिएशंस के ऊपर जो सर्च करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद फाइनली इन 1898 they succeeded in discovering the two new substances which they named polonium and रेडियम। पोलोनियम एंड रेडियम उन्होंने खोज निकाले। एंड रेडियम। तो पोलोनियम और रेडियम में अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो पोलोनियम 84 210, इसी तरह से रेडियम जो है 88 226। इस तरह से ये इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका एटॉमिक मास, यानी कि अगर हम किसी सब्सटेंस को इस तरह से लिखते हैं ZA, तो यहाँ पे Z 84 है और A यहाँ पे 210 है। तो इस तरह से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनकी डिस्कवरी हुई। इसके बाद नेचर देखने के लिए रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो निकलती हैं उनकी नेचर देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें क्या किया गया, एक लेड ब्लॉक में एक डीप कैविटी की गई और इस डीप कैविटी में यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मान लीजिए रेडियम ही रखा गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम जो है वो यहाँ पे प्लेस किया गया। और ये देखा गया कि एक नैरो बीम जो है इसमें से कैविटी में से स्मॉल होल में से बाहर आ रही है। अगर इस नैरो बीम के आसपास डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट्स रखी गई, तो ये देखा गया कि ये जो बीम थी, नैरो बीम थी, ये आगे जाके स्प्लिट हो गई 3 पार्ट्स में।
तो द कंपोनेंट विच बेंड्स टुवर्ड्स द, यहाँ पे अगर हम देखें नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी या नेगेटिव प्लेट इज, इनको हम नाम दिया गया अल्फा रेज का, क्योंकि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अल्फा रेज जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसी तरह से जो बीटा रेज है वो पॉजिटिव की तरफ जो डाइवर्ट होगी, डिफ्लेक्ट हो गई। तो द कंपोनेंट विच बेंड टूवर्ड्स पॉजिटिवली प्लेट, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उनको नाम दिया गया बीटा रेज का। इसी तरह से जो रेज सीधी सीधी निकल गई और जाके फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराई, उनको नाम दिया गया गामा रेज। और ये रेज जो होंगी ये क्या होंगी, इनको देखा गया कि द कंपोनेंट विच गोज स्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल फोटॉन्स कॉल्ड गामा रेज। न्यूट्रल फोटॉन्स। तो अगर अब हम देखें इन रेज की प्रॉपर्टीज, तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, बीटा पार्टिकल्स जो हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से जो गामा रेज हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव, बीटा पार्टिकल्स पे नेगेटिव, और जो गामा रेडिएशंस है दे आर न्यूट्रल। अगर हम इनकी पेनिट्रेटिंग पावर देखें तो अल्फा पार्टिकल्स जो है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर लो है, ये किसी पेपर में से पास कर सकते हैं, यानी कि शीट या पीस ऑफ पेपर को ये जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं। अगर बीटा पार्टिकल्स देखें तो दे कैन बी ब्लॉक्ड बाय अ थिन एल्यूमिनियम प्लेट, यानी कि ये एक एल्यूमिनियम प्लेट जो है उसको पार्ट जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर गामा रेज देखें तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा है। दे कैन ओनली बी ब्लॉक्ड बाय अ थिक लेड और थिक कंक्रीट। अगर स्पीड की बात करें, अल्फा पार्टिकल्स मूव स्लोली, बीटा पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली, गामा रेज मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। इसी तरह से डिफ्लेक्शन की बात करें, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अल्फा पार्टिकल्स कैन बी डिफ्लेक्टेड, बीटा पार्टिकल्स कैन बी डिफ्लेक्टेड, बट गामा पार्टिकल्स नॉट डिफ्लेक्टेड। और डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जैसे कि अभी हमने देखा अल्फा पार्टिकल्स अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस और बीटा पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्जेस। गामा पार्टिकल्स जो है नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये ना ही मैग्नेटिक फील्ड का इन पे कोई असर होता है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इन पे कोई असर होता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें रेडियो एक्टिव डीके में किस तरह से डीके होती है, तो अल्फा डीके जो है, अल्फा पार्टिकल्स जो डीके है उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसको हमने XZA से लिखा। Z मीन्स जो एटॉमिक नंबर और A मीन्स एटॉमिक मास। So when a radioactive nucleus emits an alpha particle, its atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4। यहाँ पे देखिए Z-2 हो गया और यहाँ पे Za-4 हो गया। तो यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, यहाँ पे हमें डॉटर मिला और यहाँ पे हमें अल्फा पार्टिकल मिला। तो जो डॉटर है वो उसको हम कहते हैं, ये वाला डॉटर है जिसमें एटॉमिक नंबर जो डिक्रीज हो गया 2 से, और एटॉमिक मास है जो वो 4 से डिक्रीज हो गया। इसी तरह से अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें, व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल, its atomic number increases by 1 but mass number remains the same। यहाँ पे atomic number 1 से increase हो रहा है
और मास नंबर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ये बीटा पार्टिकल है। अगर हम गामा रेडिएशंस की बात करें तो गामा रेडिएशन एमिशन ऑफ अ गामा पार्टिकल डज नॉट चेंज द मास नंबर और द एटॉमिक नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। यहाँ पे जितना एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है उतना ही इस केस में यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें गामा जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये जो हमें मिलती है। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी डीके की। रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या है और ये इनकी नेचर क्या होती है। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके लॉ? सबसे पहले रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तो ये लॉ जो है हमें ये बताता है, दिस लॉ states that the number of nuclei disintegrating per second of a radioactive sample at any instant is directly proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample at that instant. At that instant. यानी कि किसी भी इंस्टेंट में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर सेकंड, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट, हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट एन नोड, अगर हम माने number of radionuclei present initially, number of radioactive nuclei जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे इनिशियली, यानी कि एट टाइम t is equal to 0 in a sample of, in a sample, और यहाँ पे सैंपल कौन सा है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। इसी तरह से मान लीजिए n जो है नंबर ऑफ रेडियाई न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी इंस्टेंट t, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव nuclei present at any instant t, और dn मान लीजिए नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई
which disintegrate in the small time interval dt. The number of radioactive nuclei which disintegrate in the small time interval dt. तो नाउ अकॉर्डिंग टू रेडियोएक्टिव डीके लॉ, जो अभी हमने कहा, अकॉर्डिंग टू रेडियोएक्टिव डीके लॉ, माइनस डी एन बाई डी टी, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। यानी कि अगर n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो dn बाई dt जो है वो डिसइंटीग्रेशन होगी पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट लगाएं, dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा n। Here lambda is proportionality constant called decay or disintegration constant. Decay or disintegration constant. तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो ये शो करता है कि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एन डिक्रीजेस विद टाइम टी। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, इसलिए डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा इस तरह से अगर लिख दें, डी एन एन को इस तरफ ले आए, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, डी टी। तो यहां से हमारे पास आ गया लॉग ई एन, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करके माइनस लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन टी विद सम कांस्टेंट सी। तो इस इक्वेशन को मान लीजिए, हम इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मान लीजिए इस इक्वेशन में अगर एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे हमने कहा था जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, वो n नोड है। यानी कि तब n इज इक्वल टू n नोड होगा। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू n नोड जो इनिशियली प्रेजेंट थे। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे अगर हम पुट कर दें 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे log ई एन नोड इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया log ई एन नोड इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई। दिस इज वैल्यू ऑफ c, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 2 है वो बन जाएगी हमारे पास log
E n is equal to minus lambda t plus log E n नॉट। और इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेंगे हम, तो log E n बाई n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। और सॉल्व कर लेते हैं, n बाई n नॉट इज इक्वल टू, इस तरफ से log हट गया तो इधर एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू टी, और n इज इक्वल टू n नॉट e minus lambda into t. So this equation represents the radioactive decay law. Radioactive decay law. It gives the number of active nuclei left after time t. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियई इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। जैसे इस ग्राफ में हमने दिखाया हुआ है, अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा टी लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो n नोड है इनिशियली यहाँ पे 80 है, n नोड की वैल्यू इनिशियली यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 80 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल डीके देखें, तो यहाँ देखिए 80 से हाफ होते होते ये देखिए यहाँ पे 2 डेज, अगर हम इसका हाफ लाइफ पीरियड देख लें कि हाफ होती है तो 40 रह जाएगी इसकी अमाउंट। मान लीजिए हम ग्राम्स में ले रहे हैं सैंपल, यहाँ पे 80 ग्राम्स, यहाँ पे 40, फिर 40 का हाफ नेक्स्ट 2 डेज में, वो रह गया 20, फिर 20 का हाफ नेक्स्ट 2 डेज में, वो रह गया 10, फिर 10 का हाफ नेक्स्ट 2 डेज में, वो रह गया यहाँ पे 5, फिर नेक्स्ट 2 डेज में 5 का भी हाफ 2.5, वो यहाँ पे आ गया। इस तरह से जो एक्सपोनेंशियली जो ग्राफ हमें मिलता जाएगा, और ये जो स्लोप, ये जो ग्राफ है ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात करें, तो यहाँ अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इफ इक्वेशन नंबर 3 में मान लीजिए 3 इक्वेशन में मान लीजिए हमारे पास इन इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास जो t है 1 बाई लैम्डा हो, देन n is equal to n नॉट e रेस टू पावर माइनस लैम्डा की जगह पे हम 1 बाई टी पुट कर देंगे, तो यहाँ से लैम्डा जो है वो 1 बाई टी आ गया, 1 बाई टी इंटू टी। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई n नॉट e माइनस 1। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे n नॉट बाई e। तो e की वैल्यू पुट कर देते हैं, n नॉट बाई 2.718 which is 0.368 into n नॉट। अगर 1 डिवाइडेड बाई 2.718 करेंगे तो हमारे पास 0.368 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि n इज इक्वल टू n नॉट बाई e is equal to 36.8% ऑफ n नॉट। तो रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे इसको, द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट
decay constant may be defined as the reciprocal of the time interval during which the number of active nuclei in a given sample reduces to 36.8% और 1/e टाइम्स भी हम इसको कह सकते हैं ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. So it gives the probability per unit time for a nucleus of a radioactive substance to decay. So the value of lambda depends on the nature of the radioactive substance. इसी तरह से इसी इक्वेशन से अब हम नेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं हाफ लाइफ. व्हाट इज हाफ लाइफ? तो हाफ लाइफ क्या है? जैसे कि नाम से ही है, द टाइम इंटरवल इन विच वन हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई originally present in a radioactive sample disintegrate is called half-life of a radioactive substance. So the time interval in which one half of the radioactive nuclei originally present in a sample disintegrate is called half-life of the सैंपल या सब्सटेंस ऑफ द सैंपल. और इसको हम लिखते हैं टी हाफ से और इसके जो यूनिट हैं वो सेकंड होंगे. सेकंड. तो एसआई यूनिट जो है इसके सेकंड है. अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट की, तो हमें पता है अगर हमारे पास मान लीजिए एट टी इज इक्वल टू टी हाफ लाइफ, मान लीजिए टी जो है टी हाफ लाइफ है, तो हमारे पास एन जो है वो कितना होगा? एन नोड बाय 2, क्योंकि हमने कहा अगर एन नोड पहले था तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? एन नोड बाय 2. यानी कि आफ्टर हाफ लाइफ हमारे पास जो एन मिलेगा वो कितना मिलेगा? इतने सैंपल का हाफ मिलेगा. तो एट टी इज इक्वल टू हाफ लाइफ एन विल बिकम एन बाय 2. So now we have equation
n इज इक्वल टू n नोड e माइनस लैम्डा इंटू टी, जहां पे हमारे पास लैम्डा जो है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में हम t जो है वो t हाफ पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई n नोड बाई 2, और n की जगह पे हमने इस इक्वेशन में n नोड बाई 2 पुट किया, इज इक्वल टू n नोड e माइनस लैम्डा t 1/2। तो इस इक्वेशन से यहाँ n नोड और n नोड जो है वो दोनों तरफ से कट हो गए। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई 1/2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t 1/2, और e लैम्डा t 1/2 इज इक्वल टू 2। तो टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पे हम टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम वी गेट लैम्डा जो है t 1/2 log e इंटू e इज इक्वल टू log e 2। तो यहां से हमारे पास t 1/2 इज इक्वल टू log e 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमारे पास अगर हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे लॉग की 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो ये आ गया हमारे पास 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा आ गया हमारे पास। तो इस इक्वेशन से यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि log ई जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। log 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट। ये क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ, और ये क्या है हमारे पास, डीके कांस्टेंट। तो ये जो रिलेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको आज आ सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डीके कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर एन नोड। यानी कि ओरिजिनली कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट थे ये उस पर डिपेंड नहीं करता। The number of radioactive nuclei present initially in the sample जो है ये उस पे डिपेंड नहीं करता। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम हाफ लाइफ जो है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू।